ओके सो हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेनेल बाइप्रिज्म। तो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक है फ्रेनेल बाइप्रिज्म। सो मुझे थोड़ा सा इसको डार्क लेने दीजिए। ओके सो फ्रेनेल बाइप्रिज्म जो हमारा, इसका डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फ्रेनेल बाइप्रिज्म में क्या होता है, हमारे पास दो प्रिज्म होते हैं। नॉर्मली प्रिज्म कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट। तो ये हमारे पास दो बहुत ही ज्यादा कम प्रिज्म एंगल वाले प्रिज्म होते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म एंगल होता है ए। सो ये नॉर्मली हम देखते हैं, कई बार 30 डिग्री होता है, कई बार 60 डिग्री होता है। सो अगर ये प्रिज्म एंगल 1/2 डिग्री कर दिया जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा लगेगा भी नहीं कि वहां पे कोई ट्राइंगल है। बहुत ही छोटा सा आपके पास इस तरह से प्रिज्म होता है, ठीक है। सो हमारे पास दो बहुत ही ज्यादा पतले प्रिज्म होते हैं, और उन जो प्रिज्म होते हैं, इनके जो ये प्रिज्म एंगल होते हैं, ये हाफ डिग्री के अराउंड होते हैं, और उनको बेस से जोड़ दिया जाता है। मतलब एक प्रिज्म आपने यहाँ रखा, दूसरा प्रिज्म बिल्कुल इसके नीचे रख दिया, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमारे पास। और ये जो प्रिज्म होता है हमारे पास, इसी प्रिज्म को हम क्या बोलते हैं, फ्रेनेल बाइप्रिज्म। सो यहाँ पे बेसिकली जो प्रिज्म बनाया जाता है, उसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि एक ही कांच की प्लेट ले ली जाती है, और उसके सरफेस को यहाँ पे थोड़ा सा घिस दिया जाता है, और यहाँ पे भी उसको घिस दिया जाता है। तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ये इस तरह से शेप बन जाता है, और यही हमारा फ्रेनेल का बाइप्रिज्म बन जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अपर वाला पार्ट एक प्रिज्म को रिप्रेजेंट करे, और नीचे वाला पार्ट भी एक प्रिज्म को रिप्रेजेंट करे। तो ये हमारा बाई का मतलब 2 होता है, तो दो प्रिज्म हमने एक तरह से बेस टू बेस ऐड कर दिए। ये हमारे पास फ्रेनेल का बाइप्रिज्म है। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न हम कैसे देखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो प्रिज्म लेते हैं, ये इस तरह से आ गया हमारे पास में। अब हम यहाँ से एक सोर्स लेते हैं, और उससे लाइट्स कुछ इसके अपर पार्ट पे जाती है, और कुछ लाइट इसके लोअर पार्ट पे जाती है। तो अपर पार्ट जो है, बाद में क्या होता है कि इसका यहाँ से रिफ्रेक्शन होगा, अपवर्तन होगा। सो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास ये लाइट जो है इस तरह से गुजर गई और इस तरह से गुजर गई। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास इस तरह से गुजर गई और इस तरह से गुजर गई। सो जो अपर पार्ट वाली लाइनें हैं, वो आगे जाके तो दूर हो रही है, तो इसका मतलब आगे जाके तो रियल में वो मिलेगी नहीं। तो पीछे की तरफ हम देखते हैं, जब भी आगे रे नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, उनको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो अगर ये वाली रे को आप पीछे की तरफ बढ़ाएं और इस वाली को भी पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे S1 पॉइंट से आ रही हो। सिमिलरली ये जो नीचे वाले पोर्शन वाली लाइन है, जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये S2 पॉइंट से आ रही है। और यहाँ पे हमारी होती है स्क्रीन, और उस स्क्रीन पे क्या होता है कि ये जो लाइट है और ये वाली जो लाइट है, मतलब जो यहाँ अपर हाफ से रिफ्लेक्ट होके आई है और जो लोअर हाफ से रिफ्लेक्ट होके आई है, इसकी ओवरलैपिंग होती है। और जब भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाई है अपने इंटरफेरेंस के बारे में, कोई वेव जा रही है और किसी रीजन के अंदर दूसरी वेव भी जा रही है, और दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, तो वहां पर क्या होता है, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर अपर हाफ से आने वाली लाइट और लोअर हाफ से आने वाली लाइट जो है वो इंटरफेयर होती है, और उसकी वजह से वहां पे हमें क्या दिखती है, फ्रिंजेस दिखती है, इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखता है। तो अब ये डायग्राम जल्दी से देख लीजिए एक बार। A B C आपके पास बाई प्रिज्म है, ओके। एस हमारे पास एक्चुअल में हमारा लाइट सोर्स है जहां से रे गई, एज यू कैन सी। और ये जो है ये लाइन और ये लाइन हमारे पास क्या है, पीछे की तरफ बढ़ाने पे S1 से आती हुई दिखाई दे रही है, और ये वाली लाइट हमारे पास S2 से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन गई है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों तो हमें लग रहा है कि S2 से आ रही है, और ये इस तरह से लाइन हमारे पास क्या है, S1 से आ रही है। तो बीच में जहां जहां ओवरलैपिंग हो रही है, सिर्फ क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो यहीं यहीं पर हो रहा है ओवरलैपिंग, है ना, क्योंकि यहीं पर ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग वाला रीजन हमने क्या कर दिया है, लाइन लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये शेडेड वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। सो P से लेके Q के बीच में ही इंटरफेरेंस होगा, P से ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि P से ऊपर केवल S2 से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट गई थी वो आपके पास वहां पर पहुंच रही है। और सिमिलरली Q से नीचे भी आपके पास सिंगल पॉइंट से पहुंच रही है। सो P और Q के बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, P से ऊपर नहीं मिलेगा और Q से नीचे नहीं मिलेगा। सो अगर स्क्रीन को साइड से देखेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये देखो, ये नीचे वाला फ्रिंज पैटर्न ये इस तरह से दिखाई देगा, जहां पे हमारे पास ब्राइट डार्क मतलब ब्लैक कलर की लाइन जो है वो डार्क फ्रिंज को शो कर रही है, और जो उनके बीच में व्हाइट कलर का स्पेस है वो ब्राइट फ्रिंज को शो कर रहा है। अब कुछ नोमेनक्लेचर देख लीजिए। जो S1 S2 है, उनको हम इमेजिनरी सोर्स बोलते हैं, इमेजिनरी सोर्सेज। वाई? क्योंकि रियल में जो लाइट आ रही है वो तो S से आ रही है, लेकिन आगे जाके जो इंटरफेरेंस हो रहा है
वो इस AB और BC वाला जो पोर्शन है, AB से रिफ्लेक्ट होके लाइट आई है और BC से रिफ्लेक्ट होके, मतलब वैसे तो AB वाली लाइन और ये दो अलग अलग सरफेस से हम रिफ्लेक्शन इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रिज्म की जो मोटाई है वो इतनी पतली है कि आप 2 बार उनका रिफ्लेक्शन मत बनाओ, सिर्फ एक ही बार रिफ्लेक्शन बना दो। अंदर तो 2 बार हो रहा होगा डेफिनेटली वो। तो अपर हाफ से आपके पास जो लाइट आ रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे S1 से। तो अगर हम ये माने कि वहां प्रिज्म है ही नहीं, अगर प्रिज्म है ही नहीं तो सिचुएशन अब ऐसी इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे S1 से एक लाइट ऐसे गई और एक लाइट ऐसे गई, ठीक है, और S2 से हमारे पास एक लाइट ऐसे गई और एक लाइट ऐसे गई। तो ये जो रीजन है यहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस हो गया, सो हमें प्रिज्म की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये जो पिक्चर रियल में बन रही है इसको ऐसे देखा जा सकता है, उस कंडीशन में S1 और S2 क्या है, दो सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे, बट रियल में हमारे पास वो नहीं है, रियल में तो S है, इसलिए हम S1 S2 को इमेजिनरी सोर्सेस बोलते हैं, लेकिन है तो वो दो ही, इसलिए हम उनका इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे अल्फा जो है और नीचे अल्फा है, ये अल्फा हमारे पास है प्रिज्म एंगल, ठीक है, ये हमारे पास है प्रिज्म एंगल। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हाँ ए डिस्टेंस जो है वो ध्यान रखिएगा, S1 S और S2 ये तीनों एक ही लाइन में बनते हैं। तो जो स्लिट्स है हमारे पास, जो S है या S1 S2 है, सोर्सेज है, इनसे प्रिज्म की जो डिस्टेंस है वो हम A लेके चल रहे हैं, प्रिज्म से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो हम B लेके चल रहे हैं, और स्लिट से स्क्रीन के जो बीच की डिस्टेंस है वो हम कैपिटल डी लेके चल रहे हैं। सो क्लियरली एज यू कैन सी कैपिटल डी इज इक्वल्स टू A+B। सो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले डेरिवेशन पे, या जो फ्रेनेल बाइप्रिज्म है, लेबोरेटरी में हम इस प्रिज्म से क्या करते हैं। सो आपको कोई सोर्स दिया हुआ होगा मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब उसमें एक ही वेवलेंथ की लाइट होगी। सो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसका जो लैम्डा होता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फ्रेनेल बाइप्रिज्म। सो मेन एग्जाम में आपके सवाल यही आता है फ्रेनेल बाइप्रिज्म से कि इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताइए और इससे लैम्डा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिराइव कीजिए। सो हमारे पास चलते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं फ्रेनेल बाइप्रिज्म से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहती हूँ उसके लिए। ये हमारा फ्रेनेल बाइप्रिज्म है, ठीक है, मुझसे डायग्राम थोड़ा सा सही से नहीं बनेगा बट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा S था, ओके, और S1 हमारा यहाँ पे था, और ये लाइट हमारी सीधी इधर जा रही थी, मतलब सीधे यहाँ निकल रही थी। सिमिलरली ये S2 था हमारा, मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ, ये लाइट आगे जाती तो इस डायरेक्शन में होती, ओके। हमारे पास दूसरा ऊपर S1 है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमारे पास S2 था। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल अल्फा है। मैं प्रिज्म का एक फॉर्मूला आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपके पास प्रिज्म एंगल होता है अल्फा, ओके, और उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर म्यू, और डेविएशन एंगल आपके पास है डेल्टा। आई होप आपको पता है डेविएशन एंगल क्या होता है। डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और फाइनल जो रे निकली है उसके बीच का एंगल। तो सपोज एक रे ऐसे आई, अंदर रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई और बाहर ऐसे निकल गई, तो सबसे पहले वाली रे को आप आगे बढ़ा दीजिए और सबसे लास्ट वाली लाइन को पीछे। तो सबसे पहले वाली रे और सबसे लास्ट वाली रे, इन दोनों का बीच का जो एंगल होता है वो होता है डेल्टा। और किसी भी 11th-12th वाली बुक में आपको इस डेल्टा का फॉर्मूला मिल जाएगा। डेल्टा अल्फा और म्यू में नॉर्मल रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2। तो बट हमारे पास अगर अल्फा बहुत छोटा होता है, जैसे कि बाई प्रिज्म के केस में है, अल्फा हमने बहुत छोटा लिया है, उस कंडीशन में डेविएशन भी बहुत कम हो जाता है और आपके पास ये दोनों एंगल से साइन हट जाता है, क्योंकि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा को नियर इक्वल टू क्या करते हैं, थीटा। तो उस कंडीशन में म्यू आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2। और अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स म्यू-1। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो प्रिज्म बना है उसका एंगल हमने बहुत ही कम लिया है, 1/2 डिग्री लिया है। सो 1/2 डिग्री बहुत कम होता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि S1 से S2 की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, D/2, क्योंकि दोनों S1 S2 के बीच की डिस्टेंस हमने D मानी थी, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास D/2 हो जाएगी। डेल्टा होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल। तो हमारे पास इंसिडेंट रे कौन सी है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि S से एक रे गई, प्रिज्म के ऊपर गिरी, इसका मतलब ये जो रे है अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ तो ये मेरी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ओके। और इसके करस्पॉन्डिंग ये आगे गई, प्रिज्म से इसका रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद मान लीजिए ये किधर निकल गई, इधर निकल गई। तो हमारे पास इंसिडेंट रे ये हुई, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे ये हुई, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के जो बीच का एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। अगर ये डेल्टा है तो इसी लाइन को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ा रहे हो तो ये किधर से आती हुई दिखाई दे रही है आपको, S1 से। अगर ये एंगल डेल्टा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कितना हो गया, डेल्टा हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट वाले कंसेप्ट से। ये लेंथ हमने A ली है,
ओके, अब आपको मैं एक ट्राइंगल बताना चाह रही हूँ। ये हमारे पास एंगल अल्फा है। तो सपोज मैं इस पॉइंट को बोल देती हूँ यहाँ पे, सपोज ये वाला पॉइंट हमारा हो जाता है ओ पॉइंट। अब आप एक बार ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल S1 से S को मिला दीजिए, 90 हो गया। ट्राइंगल S1 SO, इस ट्राइंगल के अंदर 10 डेल्टा की वैल्यू देखिए। सो 10 डेल्टा के सामने वाली है लेंथ, मतलब परपेंडिकुलर, विच इज d/2, और इसका बेस है हमारे पास कौन सा, OS, और OS लेंथ हमने कितनी ली है। देखो ये जो आप सोच सकते हैं कि आपने ये तो यहाँ से ली है और ये पॉइंट O यहाँ पे है, तो ये वाली डिस्टेंस कहाँ गई। एक्चुअल में ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि प्रिज्म की जो थिकनेस होती है मैंने पहले ही बता दिया वो बहुत छोटी है। सो ये जो डिस्टेंस है OS, इस OS को आप नियरली इक्वल टू A ही मान सकते हो, है ना, ये जो A डिस्टेंस है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास d/2 की वैल्यू कितनी आ गई, A 10 डेल्टा। और बिकॉज एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा बहुत ही छोटा है, इसलिए जब हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होता है तो जो उससे डेविएशन है वो भी, क्योंकि प्रिज्म का एंगल जितना डिक्रीज होता जाता है ना, उतना ही डेविएशन एंगल भी डिक्रीज होता जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जब एंगल आपके पास बहुत छोटा है, उस कंडीशन में हमारे पास 10 डेल्टा को नियरली इक्वल टू माना जा सकता है साइन डेल्टा, और साइन डेल्टा को नियरली इक्वल टू माना जा सकता है डेल्टा। तो ये वाले फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, d/2 इज इक्वल टू A डेल्टा हमें मिल जाएगा। और डेल्टा का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया है, अल्फा म्यू माइनस 1 था, तो अल्फा म्यू माइनस 1, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। इसके अलावा कैपिटल डी की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी थी, ऊपर वाले डायग्राम में देखिएगा बैक जाके, a प्लस बी के इक्वल है हमारे पास। और इसके अलावा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, फ्रिंज विड्थ हमने बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है। आपके पास ये तीनों फॉर्मूले हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये वाला टास्क क्या था हमारा, फ्रेनेल बाइप्रिज्म की हेल्प से कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स हमें दिया जाए तो उसकी लेमडा कैसे ज्ञात करेंगे। तो लेमडा का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें लेमडा की वैल्यू निकालें तो कितना है, बीटा डी अपॉन कैपिटल डी। तो हमें क्या चाहिए, स्मॉल डी और कैपिटल डी। कैपिटल डी तो हमारा ये रहा a प्लस बी, और स्मॉल डी देखो यहाँ से निकल जाएगा इस वाले रिलेशन से, ये d/2 है, और ये इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a अल्फा म्यू माइनस 1। सो सपोज इक्वेशन 1 में हमारे पास ये है और इक्वेशन 2 यहाँ पे है, तो पुट स्मॉल डी एंड कैपिटल डी फ्रॉम 1 and 2 इन इक्वेशन 3, ये 3 है। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए लेमडा इज इक्वल टू कितना है, बीटा को एज इट इज छोड़ दीजिए, 2a अल्फा म्यू माइनस 1 अपॉन a प्लस बी। सो ये हमारे पास फ्रेनेल बाइप्रिज्म की हेल्प से हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई। हमें उसकी जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा, उस फ्रिंज पैटर्न को हम क्रॉस वायर लगा के उसकी थिकनेस निकालते हैं। अल्फा हमें पता होता है क्योंकि प्रिज्म हमारे पास होता है, म्यू हमें पता होता है, a प्लस बी हम मेजर कर लेते हैं। इसका जो सेटअप है थोड़ा सा वो देख लीजिए एक बार। जो लेबोरेटरी में सेटअप होता है उसमें हमारे पास एक बेंच होती है, ठीक है। उस बेंच पे सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ होता है S0 जो कि हमारा लाइट का सोर्स होता है। उसके बाद लगा हुआ होता है यहाँ पे स्लिट। उस मतलब S0 से क्या लाइट ज्यादा फैल जाती है, तो हम छोटी सी स्लिट कर देते हैं सो देट वो बहुत नैरो बीम के फॉर्म में लाइट निकले। उसके बाद हमारे पास यहाँ होता है बाइप्रिज्म। तो बाइप्रिज्म पे लाइट गिरती है, यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसलिए लगता है क्योंकि बाइप्रिज्म के बाद जो लाइट जाती है वो फैल जाती है बहुत ज्यादा, और हम चाहते हैं उसे एक छोटे रीजन में देखना। तो कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स के अंदर जो फैली हुई लाइट होती है वो एक पॉइंट पे उसको लाके कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे फिर हम रखते हैं हमारी आंख, यहाँ से हमारी आई रखी हुई होती है जहां से हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। सो यहाँ ये पूरा सेटअप जो होता है वो आपको लेबोरेटरी में मिलेगा। और वैसे ये नहीं पूछा जाता है नॉर्मली, लेमडा का डेरिवेशन पूछा जाता है या फिर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछी जाती है, जिसमें ये वाला पार्ट अगर आपकी इच्छा है तो आप लिखिए, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं होता है क्योंकि मैंने मेरे एग्जाम में नहीं लिखा था ये। अब देखो हमारे पास लेमडा का जो फॉर्मूला आया, इसका मतलब ये है कि हाँ, इसके कुछ रिजल्ट हमें पढ़ने नहीं है, बस लेमडा का ही जो फॉर्मूला है वो हमें पढ़ना है। अब इसके अलावा देखो इससे रिलेटेड एक और चीज एग्जाम में कई बार आ जाती है कि जो हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो बन रही है वो फ्रिंजेस दिखने में कैसी होगी। सो एक्चुअल में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप व्हाइट लाइट ले लेते हैं ना, सपोज हमने जो प्रिज्म लिया है उसमें हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं डाली, आपने व्हाइट लाइट डाली, तो होता क्या है, जो स्क्रीन है उसके जो सबसे सेंटर पॉइंट होगा, क्योंकि हमने ये देख लिया कि प्रिज्म अगर आप सोर्स रखते हो और उससे जो लाइट जाती है वो बेसिकली दो सेम डिस्टेंस पे रखे हुए सोर्स से आती हुई दिखाई देती है। तो अगर सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा जो कि S1 से जितना दूरी पर है उतना ही S2 दूरी पर रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में इस सेंटर पॉइंट पे
जितने भी कलर्स होंगे व्हाइट कलर में, पूरे 7 कलर्स है विबग्योर जो हमारे पास होते हैं, ये सारे के सारे जो कलर्स हैं इनके लिए ये सब S1 से लेके, सपोज दिस इज पॉइंट P, तो एज फॉर नाउ S1P इज इक्वल्स टू S2P, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, ये S1 से जितनी दूरी पर है उतना ही S2 दूरी पे है। तो जो 7 कलर S1P डिस्टेंस करके यहाँ पहुंचेंगे, वही 7 कलर S2 से यहाँ पहुंचेंगे। जब दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता है तो हमारे पास क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तो सारे के सारे रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, सबकी सेंटर फ्रिंज यहीं पे बनेगी। तो जब यहाँ पे सपोज वायलेट कलर की फ्रिंज बनी, उसी के ऊपर आपके पास इंडिगो बन गया, उसी के ऊपर आपके पास ब्लू बन गया, उसी के ऊपर ग्रीन बन गया, YOR। तो एक ही पॉइंट पे जब सातों कलर फोकस हो जाते हैं तो रिजल्टेंट जो कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट। इसका मतलब अगर आपने व्हाइट लाइट ली है तो सबसे सेंटर की जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट तो बनेगी ही बनेगी क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, साथ ही उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर होगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे सारे कलर की सेंटर की ब्राइट फ्रिंज बनी है, सब कलर एक के ऊपर ओवरलेप हो गए, तो रिजल्टेंट हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा अगर आपके पास जो फ्रिंजेस, मतलब इसके अलावा और कहीं पे आपको फ्रिंजेस मिलती है, मतलब और किसी, जैसे ऊपर कोई पॉइंट ले लिया तो वो S1 से अलग डिस्टेंस पे है और S2 से अलग डिस्टेंस पे है, तो वहां जो फ्रिंज मिलेगी वो जाहिर सी बात आपके पास व्हाइट तो नहीं मिलेगी। ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो डार्क फ्रिंजेस बनती है, यहाँ पे जो डार्क फ्रिंजेस बनती है, इस बार वो व्हाइट लाइट से बन रही है, ध्यान रखना, तो वो ब्लैक नहीं दिखाई देगी। तो हमारे पास जो डार्क फ्रिंजेस बन रही है उनका जो किनारा होगा, आउटर, सबसे आउटर में होगा आपके पास बैंगनी रंग का यानी वायलेट कलर का, और सबसे इनसाइड पॉइंट होगा आपके पास रेड। ऐसा क्यों, ये मैंने आपको अबर्शन वाले चैप्टर में बताया था कि जो लेंस होता है उसमें वायलेट कलर पहले ही फोकस हो जाता है ना, और मैंने आपको बताया था कि रेड कलर बाद में होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप स्क्रीन यहाँ रखोगे तो ये रेड कलर का सर्कल बनता है, तब तक वायलेट जो है वो इतना फैल चुका होता है, तो किनारा हमेशा कैसा बनेगा, वायलेट कलर का, और अंदर कैसा बनेगा, रेड। इसलिए जो आपके पास कलरफुल फ्रिंजेस दिखाई देगी उनका किनारा बैंगनी होगा और सबसे इनसाइड जो छोटा पार्ट होगा वो रेड कलर का होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ये सेंट्रल फ्रिंज के अलावा, सेंट्रल तो ब्राइट बनेगी, सेंट्रल तो आपके पास व्हाइट कलर की बनेगी, बस एक सेंटर पे ही व्हाइट बनेगी और कहीं व्हाइट नहीं बनेगी। इसके अलावा आपके पास जो फ्रिंजेस की विड्थ है, वो विड्थ आपके पास वो भी फ्रिंजेस की विड्थ भी आपके पास अलग अलग दिखाई देगी। इसका रीजन है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला हमारे पास कितना आता है, लेमडा D/D आता है शायद हमारे पास ये, तो बिकॉज ये जो फ्रिंज विड्थ है वो लेमडा पे डिपेंड कर रही है, इसलिए रेड कलर की वेवलेंथ अलग होती है, वायलेट की अलग होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ अलग होने की वजह से उनकी जो फ्रिंज की विड्थ है वो भी हमारे पास अलग अलग होती है। सो ये हमारे पास टॉपिक आपकी बुक में किस नाम से है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय व्हाइट लाइट। आपके पास एग्जाम में सवाल आ सकता है कि अगर आपने फ्रेनेल बाइप्रिज्म में व्हाइट लाइट को यूज किया है तो उससे जो फ्रिंजेस बनेगी उसके बारे में कुछ बताइए। तो आपको यही डेटा बताना है कि सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट बनेगी और जो व्हाइट नहीं बनेगी उनका किनारा वायलेट कलर का होगा, अंदर से रेड कलर की होगी, सबकी थिकनेस या सबकी जो विड्थ होगी वो अलग अलग हमारे पास होगी। ओके, इसके अलावा इसमें बाइप्रिज्म से आपको कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि अगर हमने बाइप्रिज्म लिया है और उसके बीच में ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म हमने ली है तो उसकी मोटाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सो ये आपके पास है, देखिए इस नाम से है बुक में, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म बाय बाइप्रिज्म। ठीक है, मैं हिंदी में बोल देती हूँ, ये है द्विप्रिज्म के द्वारा पारदर्शी पतली फिल्म की मोटाई ज्ञात करना। सो ये ध्यान रखना आप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो हमने व्हाइट लाइट लिया, बाइप्रिज्म में व्हाइट लाइट लिया और व्हाइट लाइट की वजह से एकदम सेंटर पे व्हाइट फ्रिंज बनी, करेक्ट, व्हाइट फ्रिंज बन गई हमारे पास। और अब उस व्हाइट फ्रिंज, वो व्हाइट क्यों बनी, क्योंकि सारे कलर सेम पाथ ट्रेवल करके पहुंच रहे। अब हम क्या करेंगे, S1 S2 से जो दो लाइट हमने जो S1 और S2 लिया था, यहाँ से हम, हमारे पास यहाँ पर बन रही थी P नोट पे एक ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, तो दोनों का पाथ सेम था इसलिए यहाँ पर व्हाइट फ्रिंज बन रही थी हमारे पास, ठीक है, व्हाइट कलर की। अब हमने क्या किया, सपोज दोनों में से किसी एक रास्ते में हमने एक छोटी सी थिन फिल्म रख दी, थिन फिल्म रख दी किसी एक के रास्ते में, एक के रास्ते में रखिए, मतलब S1 से जो रे जाएगी वो तो थिन फिल्म को पास करके जाएगी, लेकिन S2 से जो रे जाएगी वो सीधे पहुंचेगी। और ऐसा करने से दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया तो जो फ्रिंज हमें पहले यहाँ मिल रही थी, जाहिर सी बात है वो इस लोकेशन पे तो नहीं मिलेगी, वो कहीं और मिलेगी, और वो मान लीजिए यहाँ मिल जाती है,
यानी कि जो फ्रिंज पहले P0 पे बन रही थी व्हाइट कलर की, वही व्हाइट कलर की फ्रिंज शिफ्ट हो गई है कहाँ पे, P1 पे। ध्यान रखना, इसे भी हम सेंटर फ्रिंज ही बोलेंगे और इसे भी हम सेंट्रल फ्रिंज ही बोलेंगे। और ये डिस्प्लेस क्यों हुई, क्योंकि आपने किसी एक रास्ते में थिन फिल्म रख दी जिससे उसका पाथ ऑल्टर हो गया, चेंज हो गया। सो ये जो थिकनेस है इस फिल्म की हमें वो फाइंड आउट करनी है। सो इसका डायग्राम वापस से बनाते हैं। सो हमारे पास ये स्क्रीन है और यहाँ पे हमारे पास पहले P0 फ्रिंज बन रही थी और ये हमारे पास है S1 और यहाँ पे है मान लीजिए S2 और अब ये फ्रिंज P1 पे शिफ्ट हो गई और ये हमारे पास है मान लीजिए थिन फिल्म यहाँ पे है, यहाँ से वो ट्रेवल करके जा रही है और S2 से वो सीधे पहुंच रही है। और इनिशियल वो डॉटेड लाइन वाला पाथ है कि इनिशियल इनका अगर थिन फिल्म नहीं होती तो ये इस वाले पाथ के थ्रू फ्रिंज वहां पे बनती। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना कि सपोज आपके पास अगर मैं यहाँ से T मोटाई की मैंने कोई फिल्म ली है और यहाँ पर वो कोई लाइट है जो इसके अंदर से ट्रेवल कर रही है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है। अगर ये एयर होती है, म्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, T डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन अगर यहाँ पे इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर कुछ और है तो ध्यान रखिएगा कि जो पाथ ट्रेवल होता है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, म्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये T फिल्म की थिकनेस ली है तो इस कंडीशन में जो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस पहले क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। देखो पहले S1 P0 था और दूसरी वाली वेव का कितना था, S2 P0 और दोनों का आपके पास क्या है, सेम टू सेम है। अब आपके पास पाथ डिफरेंस कितना, एक्स्ट्रा पाथ देखो यहाँ पे S1 से जो रे जा रही है उसके रास्ते में आपने T थिकनेस की फिल्म रख दी, लेकिन S2 के रास्ते में तो नहीं रखी है। तो आप क्या कर सकते हो, S2 के रास्ते में भी एक फिल्म बना सकते हो और उसकी मोटाई भी आप T रख सकते हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप म्यू मान लीजिए और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप म्यू इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, सो दैट एयर की फिल्म हो गई। तो इस वजह से अब बताइए S1 और P1 पे बिकॉज सेंट्रल फ्रिंज बन रही है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, आपको यहाँ देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि दोनों की लंबाइयां अलग अलग है, नहीं, P1 पे सेंट्रल फ्रिंज बन रही है। इसका ये मतलब है कि S1 से P पर और S2 से जो P1 है यहाँ पर पहुंचने पे आपके पास यही जो फ्रिंज है वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुई है और मान लीजिए डिस्टेंस आपके पास x है। अब जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ इस फिल्म की वजह से आएगा। बाकी दूरियां इस T फिल्म को छोड़ दिया जाए तो इसके आगे और पीछे दोनों वेव जो है वो समान दूरी तय कर रही है, सिर्फ यहाँ फिल्म के अंदर इनका पाथ चेंज होगा। अब वो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, देखो पाथ डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसने कितना ट्रेवल किया, S1 वाली ने म्यू टी, माइनस इसने कितना किया, म्यू टी, लेकिन म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू टी यानी कि टी। तो ये देखो आप म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टी, ये पाथ डिफरेंस आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। और जब यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है उससे एक्स डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे जब कोई फ्रिंज बनती है तो उस फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस आता है वो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। जो आप देखिएगा मैंने इसी टॉपिक में एक लेक्चर बनाया है फ्रिंज विड्थ, और उस फ्रिंज विड्थ के अंदर आपको ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मिल जाएगा कि पाथ डिफरेंस एक्स डी अपॉन डी होता है या नहीं। तो इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पाथ डिफरेंस म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, और यहाँ से थिकनेस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है एक्स डी अपॉन डी म्यू माइनस 1। तो इस तरह से हम फ्रेनेल बाइप्रिज्म की हेल्प से किसी थिन फिल्म की मोटाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास जो सेंटर वाली फ्रिंज P0 पर बन रही थी वो शिफ्ट हुई है P1 पे, और उस P1 पे मतलब पहले कोई nवे नंबर की, nth नंबर की ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो P0 पे, P0 से अब हमारी शिफ्ट होके कहाँ पे गई है, P1 पे गई है, और वहां पे nth ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। तो हम जानते हैं जब nth ब्राइट फ्रिंज बनती है ये कब होता है, जब पाथ डिफरेंस कितना होता है, n लेमडा के इक्वल होता है। और हमारे केस में अभी हमने देखा पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था, t इंटू म्यू माइनस 1। तो अगर ये P0 वाली फ्रिंज किसी ऐसी लोकेशन पे जाके शिफ्ट होती है जहां पर nth ब्राइट फ्रिंज बन रही थी पहले, तो इसका मतलब क्या है कि ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो रहा है,
है, एन लेमडा के इक्वल हो रहा है, तो यहाँ से टी का फॉर्मूला कितना आ रहा है, एन लेमडा ओवर म्यू माइनस 1। सिमिलरली अगर ये पी नॉट ऐसी जगह शिफ्ट हो रही है जहां पर हमारे पास एनथ डार्क फ्रिंज बन रही है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आई टोल्ड यू एन प्लस हाफ लेमडा बाय 2 ले सकते हैं या एन माइनस हाफ ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप एन की वैल्यू 0 से शुरू कर रहे हैं या 1 से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे -1 लेंगे सो दैट हम एन की वैल्यू यहाँ पे 1 से शुरू कर रहे हैं। ओके, सो इस कंडीशन में आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगा 2n-1 और लेमडा अपॉन 2 म्यू माइनस 1। तो ये भी थिकनेस के 3 फॉर्मूले हैं, ऊपर वाला जनरल फॉर्मूला है और ये आपको तब यूज करने हैं जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहे कि थिन फिल्म इंट्रोड्यूस करने से जो हमारे पास सेंटर की ब्राइट फ्रिंज है वो एनथ ब्राइट फ्रिंज की जगह जाके शिफ्ट हुई है या एनथ डार्क फ्रिंज की जगह जाके शिफ्ट हुई है, तो उस कंडीशन में। सो फ्रेनेल बाइप्रिज्म से हमारे पास ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। एक आपके पास छोटा सा टॉपिक बुक में दे रखा है कि अगर आप बाइप्रिज्म ले रहे हो और उसमें आपने व्हाइट लाइट की बजाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है, तो आप जीरो ऑर्डर वाला, जीरोथ ऑर्डर की फ्रिंज की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि अगर व्हाइट लाइट ली है तो हमें जीरो ऑर्डर की जो फ्रिंज है वो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर की फ्रिंज होगी सबसे सेंटर पे और उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। उस एक व्हाइट कलर के अलावा हमें और कोई व्हाइट फ्रिंज नहीं मिलेगी, इसलिए जहां पर भी व्हाइट कलर की फ्रिंज बनेगी हम बोल देंगे वो जीरो ऑर्डर की है। लेकिन अगर अपन मोनोक्रोमेटिक लें, जैसे मान लीजिए रेड कलर लिया या ग्रीन कलर लिया या एक कलर ले लिया, तो जीरो ऑर्डर कैसे पहचानेंगे। तो इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जो मोनोक्रोमेटिक का आपको जीरो ऑर्डर पता करना है, आप पहले वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स मत लो, आप पहले व्हाइट ले लो। ठीक है, आप व्हाइट ले लो और आप अपना बाइप्रिज्म लो यहाँ पे, और बाइप्रिज्म के बाद स्क्रीन लो और स्क्रीन पे देख लो कि व्हाइट फ्रिंज आपकी कहाँ बन रही है। अब आप उस व्हाइट को हटा दो वहां पे और आप मोनोक्रोमेटिक लगा दो। तो मोनोक्रोमेटिक के अंदर जो कलर आप ले रहे हो वो डेफिनेटली इस व्हाइट कलर में तो था ही, और सपोज अगर मोनोक्रोमेटिक आपने सपोज रेड कलर का लिया है, तो जो व्हाइट लाइट आपने ली है उसमें रेड कलर भी तो था, और वो रेड कलर भी कहाँ जाके फोकस हो रहा था, इसी व्हाइट फ्रिंज में बन रहा था, इसी व्हाइट कलर की फ्रिंज बन रहा था। इसका मतलब अगर आपको किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट के करस्पॉन्डिंग जीरो ऑर्डर वाली फ्रिंज का पता करना है, तो आप उस मोनोक्रोमेटिक को हटा दो और आप व्हाइट लाइट ले लो, और व्हाइट वाला जहां पर व्हाइट फ्रिंज बना रहा है मोनोक्रोमेटिक भी उसी जगह जीरो ऑर्डर की फ्रिंज बनाएगी। सो आपको इस तरह से आप जीरो ऑर्डर वाली फ्रिंज की पहचान कर सकते हैं। सो दैट दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेनेल बाइप्रिज्म। मैंने सारे टॉपिक फ्रेनेल बाइप्रिज्म के अंदर हमारे पास कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।